अस्सलामुअलैकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात कम हुए हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं मौसर अंदाज में। लेकिन अगर देखा जाए आबने हुरमुज़ और बाबुल मंदब में अभी भी सूरत हाल जो है वो कशीदा दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएई के जहाज़ों पर भी हमले हुए हैं, सऊदी जहाज़ों पर भी हमला करने का सिलसिला जारी है। तो मशरक़ वस्ता में अभी भी कशीदा सूरत हाल है। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है, इस सारे मामले को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात आ रहे थे और अब जो शवाहिद मिले हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं और इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में अब क्या रिवील हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे तुर्क कंपनी की पाकिस्तान के समंदरों में ड्रिलिंग का आगाज़ जो है वो हो रहा है और इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो रही है, मुल्क में सरमायाकारी आने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन के हवाले से भी काम तेज़ कर दिया गया और पाकिस्तान यकीनन तवानाई के मैदान में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हो रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाद अब इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि अमेरिका को ये कहा गया है कि वो इस जंग से निकले, अब इसराइल की जानिब से हमले की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि जो अभी हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इसराइल भी ईरान पर बड़े हमले की कोई तैयारी कर रहा है, क्या लगता है आपको जंग जो है किस मरहले में दाखिल होती है आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये जंग या गैर यकीनी सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल को गैर यकीनी रखा जा रहा है ये ज़्यादा अनलाइकली है आने वाले दिनों में। कभी अमेरिका तैयारी करता है, फिर ट्रंप साहब कहते हैं मैंने रोक दिया है, फिर इसराइल तैयारी करता है, फिर कहते रोक दिया है। इस दौरान ये खबर भी आई थी कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला प्लान किया था यूक्रेन पर, वो भी उन्होंने भी रोक दिया है। मसला ये है कि सबसे बड़ी जो इशू इसका ये बना हुआ है कि अमेरिका को इससे कैसे निकला कैसे जाए, एक जो ऑनरेबल एग्जिट है वो अमेरिका को कैसे मिले, वो अमेरिका को अभी तक हासिल नहीं हो सकी। इसराइल का हाल ये है कि चूंकि इसराइल का ख्याल ये था कि सारे हंगामे में वो लेबनान को हड़प कर जाएगा, तो अगली स्टेज पर जो अगले से कदम है ग्रेट इसराइल की तरफ सब चल जाएंगे। ईरान ने वहाँ पर भी मतलब खड़ा हो गया है और जैसे हुतीस भी हर रोज धमकियां देते रहते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो बाबुल मंदब को ब्लॉक कर सकें कुछ अरसे के लिए। ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त बजाय से कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को टर्म डिक्टेट करते हैं, अब ईरान स्टेज पे आ गया है कि वो अपनी टर्म डिक्टेट कर रहा है और वो कहता है कि हम मुआहदा तब होगा जब हम चाहेंगे और ऐसे होगा जैसे हम चाहेंगे, और अगर जंग करनी है तो फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको शुरू करेंगे। इसराइल की एक और कोशिश भी है, अमेरिका की एक और कोशिश भी है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम रही है, वो ये थी कि किसी तरीके से सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत और कोई या एटलीस्ट यूएई वो भी इस जंग में खुलकर शामिल हो जाए। लेकिन ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम कतर और सऊदी अरेबिया की हद तक उनकी लीडरशिप ने बहुत मुदब्बराना रोल प्ले किया है, उसमें पाकिस्तान का और तुर्की का और इजिप्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से ये मुल्क जंग में शामिल नहीं हुए। अब जब चूंकि ये शामिल नहीं हुए, जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये मुल्क तो जंग में डायरेक्टली उस तरह से शामिल नहीं हुए, लेकिन ईरान की तरफ से ये जो अमाराती तेल बरदार जहाज़ है, क्या आप नहीं समझते कि इस पे हमले के बाद जो है कशीदगी बढ़ गई है? अब देखें ना कि अब तक जंग के आगाज़ से अब तक 15 जहाज़ हैं अमाराती तेल कंपनी के जिनको निशाना बनाया गया है और गुज़श्ता एक हफ्ते में 3 अमाराती जहाज़ों पर हमले किए गए। इस पर यूएई को तशवीश तो है सर। यूएई को तशवीश होनी भी चाहिए, इसलिए कि मैंने यूएई को, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने जब पहले बात कर रहा था मैं यूएई का नाम नहीं लिया था बीच में जी। यूएई ने इस जंग में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश की और अपने काज से कहीं बहुत बड़े या अपने वजन से बहुत ज्यादा कहते हैं अपर वेट पे जाके लड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि बाकायदा ईरान को धमकियां दी, बल्कि उन्होंने फैसिलिटेट किया किसी न किसी तरीके से अमेरिका को, ताकि वो डायरेक्टली ईरान पर जा सके। और एक वक्त ये आ गया था, लग यूं रहा था कि अमेरिका ईरानी जो जजीरे हैं उनका कब्जा करने के लिए यूएई के साथ मिलकर वो बड़ा हमला करने वाला है।
तो यूएई के जो ताल्लुकात हैं और ईरान के ताल्लुकात हैं उनमें कशीदगी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह यह है कि यूएई ने कोशिश ये की थी, अगर आपको याद हो जंग से पहले जो सऊदी अरेबिया ने नाकाम बनाई, इसी तरीके से ये जो यमन की बंदरगाह है इस पर इनका कंट्रोल हो जाए, ताकि बाब अल मंदब की तरफ से अगर कोई कंट्रोल चाहे स्टेट ऑफ होर्मुज़ पर अमेरिका का, और उधर यूएई अगर जोर लगाए तो बाब अल मंदब पर भी कंट्रोल हो जाए, उसमें भी नाकामी हुई है। तो ईरान का यूएई के साथ जो लिंक है या जो भी ताल्लुक है, जो भी जो झगड़ा है वो डिफरेंट नौइयत का है। जहाँ तक कतर का ताल्लुक है, बहुत पहले ये कह चुके हैं कि अमेरिका से कि भाई आपको भी अपनी बेसिस को रीलिक्विड करने की बात करनी चाहिए। और सऊदी अरेबिया के वज़ीर जो वली अहद हैं वो बाकायदा 2 दफ़ा ही कह चुके हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि हम सब जो कि जीसीसी कंट्री हैं हमको ईरान को साथ मिला लेना चाहिए या हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो गल्फ की बात करते हैं, गल्फ में तो ईरान आता है, उसको शामिल ना करके वो समझते हैं कि हमने ये हमारे लिए नुकसान है, और वो समझते हैं कि इश्तराक से मिलकर कोऑपरेट करके इस सारे मसले को सुलझाना बहुत आसान है, खासतौर पर बनाए हुर्मुज़ का और फिर दूसरी तरफ बाब अल मंदब का। अच्छा सर, जैसे एक लड़ाई जाए। अच्छा सर, चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया समेत जो एक नया इत्तेहाद बनने की बातें हो रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, ये इत्तेहाद एक शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। ये इत्तेहाद जिसकी हम बात करें एक शक्ल में ऑलरेडी मौजूद है। इस जंग के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बजरिया चीन तकरीबन 500 लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान को पहुंचाए। रूस की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जहां पे इजराइल की तरफ से बहुत बड़े फजाई हमले को नाकाम बनाया गया। चीन की टेक्नोलॉजी वहां पे काम कर रही है, और चीन का और ईरान के दरमियान अब मुआहदा आपको पता है कि $450 बिलियन तक का है। और चीन वो वाहिद मुल्क है जिसने बाकायदा जो अमरीकी बंदिशें थी उनको तोड़कर ईरान से जहाज खरीदता रहा है, अपना तेल खरीदता रहा है। ये किस्म का इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद था, और इस इत्तेहाद की जो वजन है वो इतना मामूली नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज कर दें। और इस इत्तेहाद की अगर आप इसको एक लाइन पे रखें, और इसके साथ जो अगली जो स्टेज आपको नजर आ रही थी, ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का जो मुआहदा हुआ है आपस में, ये एक ऐसा बड़ा कदम है जो अमरीकी तो ये जानबूझकर और एक खास प्रोपेगेंडा के तहत ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप की बहुत बड़ी फतह है। इसमें मैं समझता हूँ कि ट्रंप की मगरबी दुनिया की, इजराइल की बहुत बड़ी नाकामी है। इस मुआहदे ने एक तो इब्राहिम अकॉर्ड का बेड़ा कर दिया है, नंबर 2 इजराइल के जो बढ़ते हुए कदम थे, जो बाकायदा खतरा था सऊदी अरेबिया के लिए भी, सबके लिए, वो रुक जाएंगे इंशाल्लाह। और नंबर 3 जो बहुत बड़ी अहम चीज ये है कि ये 3 ममालिक, इन तीनों के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, और दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ ताल्लुकात की नौइयत भी किसी ढकी छुपी नहीं है। ये तीनों ममालिक में से कम सऊदी अरेबिया अगर आप देखिए तो जब ये बातचीत शुरू करने की बात हो रही थी तो सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र बाकायदा इसमें शामिल थे। और जंग के दौरान अगर आपने देखा होगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आपस में बातचीत होती रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, ये जो मगरिब का ढलता हुआ सूरज है, बिल्कुल जनरल साहब, इस जंग के बाद बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं और पूरी दुनिया ने देखी हैं। मुझे ये बताइएगा, आबना हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक बात की जा रही है और ईरान की जानिब से शराइत पेश कर दी गई हैं। जिस तरह से वाशिंगटन और अमेरिका कोशिश कर रहा है जंग से निकलने के लिए, क्या लगता है आपको जो ईरान ने अपनी शराइत पेश की हैं 6 के करीब, आपको लगता है कि अमेरिका वो शराइत मान लेगा? जी, वो शराइत सारी अमेरिका नहीं मानेगा, और ईरान सारी शराइत मनवाना चाहता भी नहीं है। ईरान सिर्फ अमेरिका को इस खित्ते से निकालने के लिए मुख्तलिफ किस्म की शराइत पेश कर रहा है। अब नए हुर्मुज़ पर ये तो खुली हुई थी, ये ट्रंप साहब की और अक्लमंदी को देखिए कि को बंद करके बैठ गए हैं। और ये आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से भी, शायद ईरान का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है शाह पहलवी का, कि अब नए हुर्मुज़ जो है वो हमारी एक शाहराग है हमारे लिए। तो वो ईरानियों का तो एक बहुत बड़ा उसके ऊपर क्लेम भी है, नाजायज़ भी है, और इसलिए अमेरिका को यहाँ पर अगर उनका ख्याल ये है किस तरीके से वो ईरान को कंट्रोल कर लेंगे और इस तरीके से अब नए हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल हो जाएगा, और इस तरह वो तकरीबन 20 से 22% जो तेल दुनिया का को सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा, ये ईरान नहीं होने देगा।
चीन नहीं होने देगा, रूस नहीं होने देगा। लेकिन जनरल साहब गुजारिश ये है कि अमेरिका जो है वो तो कोशिश करेगा इस जंग को ख़त्म करने की, क्योंकि अब तो हालात ये है कि पेंटागन ने भी नए हथियार बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये जो ख़बरें हैं, खुद अमेरिकी मीडिया ये ख़बरें दे रहा है कि मिसाइल की कमी है और असले की कमी है। इस सारी सूरत हाल को सर आप क्या देखते हैं? क्या अमेरिका ये सोच सकता था कि किसी जंग में उसके साथ ऐसे होगा, और एक ऐसे मुल्क के साथ जंग में जो 45 साल से हालत जंग में हो? जी नहीं, अमेरिका और उनके हवारियों का ख्याल ये था कि ईरान बहुत जल्द घुटने टेक देगा, क्योंकि अमेरिका और उनके हवारियों ने ईरान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ईरान का जोग्राफिया, ईरान की तारीख, ईरान की तहजीब, वो उसको समझने से कासिर थे। उनका ख्याल ये था, इस पिछली दफ़ा ईरान ने छोटे मोटे हमले करके पीछे हट गया था और सीज फायर कर ली थी जब इजराइल ने हमला किया था, इस दफ़ा भी बैठ जाएगा। तो ये बात भूल गए कि ईरान पिछले 40-45 साल से बाकायदा इस जंग की तैयारी कर रहा है। पिछली दफ़ा उन्होंने सिर्फ अपने आप को थोड़ा बहुत दिखाया है, लेकिन जो सारे हथियार थे उसके पास इस्तेमाल नहीं किए। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए हमें उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के पास जो हथियारों का स्टॉक पाइल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इशू ये है वो स्टॉक पाइल तो ख़त्म होता जाएगा कभी न किसी स्टेज पर आकर। यही है जो हम जब ये बात करते हैं ना कि ये जंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस जंग को शुरू करने से पहले सदर ट्रम्प ने जो बड़े बड़े असला साज कंपनियां थी उनके मालिकान को बुलाकर कहा था कि आप अपनी जो प्रोडक्शन तेज कर दें। अमेरिका अपने जो पुराने हथियार उनको इस्तेमाल करके नए हथियार यहाँ पे रखना चाहता है, लेकिन इशू ये है कि वो कब तक चलेगा काम उनके। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि तुर्क वजीर खारजा का बयान जो आया और उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया का, ये नेटो मुआहदे के आर्टिकल 5 की तरह है, और साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि जल्द ही जो है मिस्र भी इसमें शामिल हो जाएगा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ही ये नेटो के आर्टिकल 5 से मुमासलत रखता है? देखिए, नेटो के साथ इसका मुवाजना करना मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय में, वो इतना सही नहीं है। क्योंकि जब नेटो बना, नेटो के सर पर अमेरिका था, पूरी बैकिंग थी, हथियार थे, पैसे थे, उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन उनके सामने खड़ा था, मशरकी जर्मनी से लेकर पोलैंड वगैरह हर गए। तो नेटो और का हालात उस वक्त ये थे। जहाँ तक इस अलायंस का ताल्लुक है, इसमें मिस्र तो शामिल हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। पहले जब आपने देखा, जब मैंने पहले बहस की थी, जब खारजा ने कोशिश की, बातचीत शुरू की, तो पाकिस्तान खैर पॉइंट रोड पे आ गया। बाकी 3 ममालिक शामिल थे, तुर्की भी शामिल था, सऊदी अरब भी शामिल था, मिस्र भी शामिल था। इसमें ये मत भूलिए कि इन चारों के साथ मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ईरान भी इसमें शामिल होगा। ईरान के शामिल होने से आप देखिए कि ये जो मुआहदा है ये उस वक्त जोर पकड़ेगा, और इसको ताकत, सही और तक़वियत भी मिलेगी। और इसकी बैक पे, जिस समय आप पहले कह चुके हैं, रूस का, चीन का, बाकी लोगों का जो मौजूदगी है पूरी ताकत के साथ, वो एक ऐसा जो चीज़, ऐसा वो एक सामने अमल है, या एक ऐसा वो मंजर सामने आएगा जिससे बिल्कुल मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त अलायंस बन सकता है मुस्लिम ममालिक के अंदर। मुझे ये बताइएगा कि जो मुस्लिम मुखालिफ ममालिक हैं, भारत इस वक्त बड़ा परेशान है इस मुआहदे से, इसराइल बहुत परेशान है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम मुखालिफ ममालिक इस मुआहदे के खिलाफ कोई गठजोड़ बना सकते हैं? कोई इसकी कोई आपको नज़र आते हैं आसार? गठजोड़ तो पहले ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने लेट कर दिया अपने आप को। ये शुक्र है कि हमारे जो लीडरशिप है उनको सबको ये एहसास हो गया है, और इस बावजूद इसके कि सऊदी अरबिया के इसराइल पर डायरेक्ट हमला हुआ, उसके बावजूद भी सऊदी इस मामले में शामिल हो गया है। तो ये तो अब हमने उन सारी जो ये रिशादवानियाँ थी, मगरब की, अमेरिका की, इसराइल की, उनके खिलाफ ये इत्तेहाद बड़े लेट, हमने लेट बनाया है। बनना चाहिए था। ये तो 100 साल पहले हमारे बाबा इकबाल फरमा गए थे कि बहुत जल्दी आप देखेंगे तुर्की का, सऊदी अरबिया का और पाकिस्तान के मुआहदे होंगे। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि हौसी बागी सऊदीया पे जो हमले करने से बाज नहीं आ रहे, अब भी उन्होंने उनकी तेल कंपनी पे जो हमला किया है, इसको सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या
अब तो उस आप देखते हैं कि उन बागियों के खिलाफ को बड़ी कार्रवाई होने जाएगी। देखिए, बागियों को साहब कार्रवाई होने से पहले ईरान अगर इसमें शामिल होता है, और ईरान, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई शक नहीं है शामिल हो जाएगा, हुथियों का हमला सऊदी अरब पे रुक जाएगा। ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, ईरान और हुतीज हैं, ये जो तीन इसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल है। ये हुतियों का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, अभी बात टाइम थोड़ा है, बात नहीं कर सकता। हुतियों का जो मसला है वो और है कुछ, लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाएगा और उसमें ईरान मेजर रोल प्ले करेगा। सर, यमनी फ़ौज ने हौसियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज़ तो कर दिया है, इवन यमनी फ़ौज भी इस पर काफ़ी ज़्यादा कर रही है काम। देखिए, हुतियों के खिलाफ लड़ना इतना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। इससे पहले भी जब सोवियत यूनियन अपने बड़े प्राइम पर था सिटीज में, तो मिस्र 4-5 डिवीजन फौज यहाँ ला के बैठा रहा, मार खा के यहाँ से निकला इन हुतियों के हाथों से। अच्छा हुतियों से जी जनरल साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा आपको उसी सवाल की तरफ लेके जाऊँगा कि इस इत्तेहाद में बहुत जल्द ईरान भी शामिल होगा। अल्लाह करे सर कि ऐसा ही हो जिस तरह से आप कह रहे हैं। फिर आप क्या समझते हैं सर कि उससे पहले आबनाए उर्मुज़ पूरी तरह से खुल जाएगी और ख़ित्ता जो है उसमें अमन कायम हो जाएगा? देखिए, जैसे ईरान शामिल होगा ना, यहाँ पे देखिएगा, नंबर एक तो ये जो इजराइल और अमेरिका का जो हर रोज का जो तमाशा बनाया होता है ना, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इन शामिल होने से रूस और चीन खुल के सामने आ जाएंगे। ईरान को पता है कि अपनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने का आसान तरीका क्या है। ईरान इसको मुश्किल बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें नुकसान ईरान का तो फायदा थोड़ा बहुत होगा ही जो होगा, इसमें दूसरे ऐसे मुल्क का नुकसान भी है जो ईरान के साथ बहुत हमदर्दी भी रखते हैं, बहुत उसके साथ भी रहते हैं। खास चीन देख लीजिए आप, और जो दूसरे मशरिक बईद में जितने मुमालिक है सब उनको देख लीजिए, जो उनके तेल पे डिपेंडेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान भी है साथ इसमें। इसलिए अपनाए हुर्मुज़ को एक अच्छे मंसूबे के तहत वो तो बात जारी थी, वो शुरू हो गया था जब ये 14 पॉइंट्स में थे। एक पॉइंट ये था कि अपनाए हुर्मुज़ को खोला जाएगा और उसका मैकेनिज्म ये होगा कि वो ईरान इस इलाके के जो खित्ते के ममालिक उनके साथ मिलकर कोई एक मैकेनिज्म बनाएगा। उससे पहले ही अमेरिका ने इस माहदे की खिलाफवर्जी कर दी जब ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका तो ये चाहता ये नहीं है कि किसी तरीके से खित्ते के ममालिक जो हैं, खासतौर पर कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये ईरान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका के अंदर भी अब ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करने के हवाले से करारदाद पेश की गई है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को जल्द से जल्द इस जंग से निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मीर रज़ा केस नया रुख इख्तियार कर गया, खुदकुशी का अंदेशा ख़त्म, कत्ल किए जाने का अंदेशा बढ़ गया है। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी पेशरफ सामने आई है और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस चीज़ के खदशात बढ़ गए हैं कि मीर रज़ा को शायद कत्ल किया गया है। अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हमें ये बताइएगा कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, इसमें क्या इंकशाफात हुए हैं और किस हद तक अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वाकई एक मर्डर था? देखिए, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर बहुत सारे एतराज़ात जो है वो पुलिस सर्जन ने किए हैं। हालांकि वो उनका ही मातहत था और पुलिस जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उन्हीं के ज़रिए गुजर के आगे जाती है। लेकिन वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी, उसमें जो एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि उसमें एंट्री वुंड को, यानी गोली जहां से जिस्म में दाखिल हुई और जो जख्म बना, उसका साइज जो है वो एग्जिट वुंड से बड़ा लिखा गया था। हालांकि फॉरेंसिक के उसूलों के मुताबिक ऐसा नहीं होता। और फिर साथ साथ ये भी था कि उसमें कि जनाब उसने ये लिख दिया था कि जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया। इवन उसने ये भी लिखा कि जनाब खोपड़ी सलामत है, सर सलामत है, गर्दन सलामत है। ये सारी चीज़ें उसने लिखी। फिर उसने साथ साथ इसमें जो और बहुत सारी चीज़ें थी कि उसने ये तो लिखा कि जनाब जख्म के गिर्द गहरी स्याही मौजूद है, ब्लैकनिंग मौजूद है, लेकिन उसका कोई उसने स्केल के जरिए कोई उसका साइज लेते हुए कोई फोटोग्राफी नहीं की और सबसे बढ़कर उसने एक्सरे भी नहीं किया था बॉडी का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद जो है जो हमें ज़राए ये बताते हैं और अब जाके ये बात आज ही मेरे सामने आ रही है
कि ये डॉक्टर उसामा शेख का तीसरा केस है और अब तो वो सस्पेंड हो चुके हैं। इससे पहले भी 2 केसेस में उसे शोकाज हो चुका था। उसामा ने इस पोस्टमार्टम के बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल थी, इसका सिर्फ पहला पेज जो है उसने पुलिस सर्जन को भेजा। पुलिस सर्जन ने जब बाद में इससे मजीद पूरी रिपोर्ट मांगी, तस्वीरें मांगी, उनको आपस में मैच किया, तो उन्हें लगा कि इसमें जो है वो बहुत कुछ 19-20 है। जिसके बाद उन्होंने जो है वो नया बोर्ड बनाने की बात की थी। अब जो नया बोर्ड बना उसके ऊपर भी आपके इल्म है कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा। एक बोर्ड बना, उस बोर्ड को जो है फिर तब्दील कर दिया गया, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से दूसरे बोर्ड को कबर कुशाई से रोक दिया गया और फिर पहले ही बोर्ड ने जो है वो कबर कुशाई की है। इस कबर कुशाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है ना, वो ये है कि उसका जो सर है यानी वो फ्रैक्चर है। उसके सर के लिए, सर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जोड़ खुले हुए हैं और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में, उसके लिए यही होता है कि कोई आहनी राड मारी गई हो, कोई डंडा मारा गया हो तो इस लेवल का फ्रैक्चर होता है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी बताया है अपने उसमें रिपोर्ट में कि जो उसका जबड़ा है वो 12 सेंटीमीटर जो है वो फ्रैक्चर है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने जो मैंने आपसे पहले कहा कि उसने ये लिखा था कामरा, जो पहला एमएलओ था, कि जो एंट्री वुंड है वो सीने से है और जो एग्जिट हुई है वो पीछे कमर से हुई है और जो साइज था एंट्री वुंड का वो बड़ा था और पीछे वाला साइज जो है वो छोटा था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये करार दिया है कि गोली उसे पीछे से लगी है, यानी जिस रिपोर्ट को, जिस जख्म को वो पहली रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ये एग्जिट है, वो एंट्री थी वहां से, और फिर उसको उन्होंने साबित। फ़हीम, आप क्योंकि माशाल्लाह से खुद बहुत अरसा सीनियर क्राइम रिपोर्टर के तौर पे रिपोर्टिंग भी करते रहे, फिर क्राइम्स पे बड़ा अरसा एक शो भी किया, आप पुलिस को भी जानते हैं और बेशतर कराची में तैनात पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री सारी आपको पता है। अब जब जो नई टीम, जो तफ्तीशी टीम बनाई गई है, पहली बात तो ये कि क्या आप समझते हैं कि ये इंसाफ करेंगे और प्रॉपर तफ्तीश होगी? दूसरी बात ये कि पहली टीम जो थी वो क्यों इस बात पे मुसर थी कि इसको खुदकुशी करार दिया जाए? वो कौन से अवामिल थे, किसको बचाने की कोशिश थी? क्योंकि मकतूल अली रज़ा के वालिद ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो तो आज भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे ये लग रहा है कि चूंकि इस केस में खुदकुशी से इसलिए भी करार दिया जाने की कोशिश थी कि अवामिल की मैं बात कर रहा हूँ कि, और मुझे ये बात ज़राए से पता चली है, मेरे पास अभी चूंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूँ, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट मुस्तकबिल में सामने आ भी जाए, कि पुलिस को जिस वक्त ये बॉडी मिली है जिस जगह से, वहाँ से जो पेपर तैयार किए गए और वो पेपर जो 174 की कार्रवाई होती है उसमें ही पुलिस ये लिख कर लेकर गई थी पूरे एमएलओ के पास कि ये लाश पे जख्म, जो गोली सीने से मारी गई और पीछे से निकल गई है, और जो एमएलओ है उसने उसी पुलिस रिपोर्ट को जो है वो कंटिन्यू किया अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में जो है वो बिल्कुल उलट आया कि गोली पीछे से लगी, सीने से बाहर निकली है, और जो पसली है, छठी पसली, उसको जब गोली ने तोड़ा है तो उसके किनारे भी अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। इस मीन की बात साबित हो जाती है कि गोली जो है उसे पीछे से मारी गई। ये नेक्सस होता है, आपको भी पता है, पुलिस जो है अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स हासिल करने की कोशिश करती है, तफ्तीश को खराब करती है, ये हमेशा होता है। आपने भी एक तवील अरसे क्राइम रिपोर्टिंग की है। अब जो बात है, जो उसके वालिद भी कह रहे हैं, जो आपका सवाल भी है कि किसे बचाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो सामने लाने से बचाने की कोशिश की गई। आज इतने दिन के बाद जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, तो जो फडियाल तालपुर साहिबा हैं, जो सिंध असम्बली में दाखिला कमेटी की चेयरपर्सन हैं, वो आज जो है वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस मामले में मुतासरीन को इंसाफ के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इतने दिन से कहाँ थी आप? इतने दिन से क्यों नहीं बात हो रही थी? इतने दिन से जो उसकी फैमिली चीख रही थी कि हमें इंसाफ दे दें, उस वक्त जो है आप मुतमईन थे इस बात के ऊपर कि जनाब वहाँ पुलिस रिपोर्ट जो आ रही हैं कि मामला खुदकुशी है, आप उसके ऊपर मुतमईन थे, या आप भी किसी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हुए थे? अब जो कमेटी, आपने सवाल किया कि पुलिस अफसरान पर जो टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन, अच्छे अफसरान हैं। आमिर फारूकी का एक अच्छा कराची में नाम है, सिंध में नाम है, डीआईजी क्राइम जो स्पेशल ब्रांच है, उन समेत जो है कुछ अफसरान को लेकर कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है। इसमें जो एक अच्छी बात हुई है वो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई पुलिस ऑफिसर इस टीम में शामिल नहीं है जहां से मीर रजा जहां रहता था, जहां से लापता हुआ, या जहां से बॉडी मिली है। और ये वो आईजी साहब हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन आज की तारीख में छुट्टी वाले दिन जारी किया है, जो 24 घंटे पहले ये फरमा रहे थे कि हमने केस ट्रेस कर लिया है और 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बता देंगे कि मामला है क्या।
वो भी उस वक्त कन्विंस थे कि ये खुदकुशी का मामला है। और चूंकि इस बात को, जो आपका सवाल था कि जनाब क्यों ये सब कहा जा रहा था, तो वो सारा उन बातों पे था कि जी इसके ऊपर कर्जा था, इसके वालिद के ऊपर कर्जा था, इसलिए जो है कर्जे के दबाव तले आकर जो है उसने खुदकुशी कर ली, और ये वो अच्छा इसीलिए जो है सारी कहानी। फ़हीम, आप क्योंकि खुद इस बात को समझते हैं कि MLO का कितना अहम किरदार होता है, अब आपने खुद जैसे इंकशाफ किया कि 2 दफ़ा पहले भी MLO को, जो उसामा साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको 2 दफ़ा पहले भी शोकाज हो चुका है। तो इस तरह के इतने गैर जिम्मेदार आदमी को सरकारी सतह पे इस तरह की नौकरी पे रखना, ये तो लोगों की ज़िंदगियाँ तो पहले ही चली गई होती है, उनसे खेलने वाली बात नहीं है जज्बात से, कि एक फैसला आपका जो है इंसाफ को कितनी दूर ले जाता है। इमरान साहब, MLO की रिपोर्ट के ऊपर सजाए मौत के फैसले होते हैं, उम्र कैद के फैसले होते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं। MLO की रिपोर्ट बहुत अहम होती है। ये 3 साल इस शख्स की टोटल नौकरी है अभी तक, और इसमें से 2 शोकाज हो चुके हैं, तीसरा केस ये इसका सामने आ गया। और मैं आपसे जो बात कर रहा था शुरू में कि नेक्सस होता है, पुलिस का और MLO का नेक्सस होता है। MLOs जो है वो छोटी छोटी ML रिपोर्ट, झगड़ों की ML रिपोर्ट बनाने में जो है वो पैसे ले रहे होते हैं। आपको किसी के खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना है, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, आप जाके एक MLO की रिपोर्ट ले आए, इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है दर्ज हो जाएगा। 324 का 7 साल सजा है 324 के केस में, आपको भी पता है। अच्छा फ़हीम, ये तो MLOs करते आए हैं। फ़हीम, ये जो खबरें आ रही हैं कि कल अब तहकीकाती कमेटी का इजलास होगा और DIG आमिर फारूकी साहब जो हैं, क्योंकि अब सरबराह हैं, उनकी सरबराही में ये इजलास होगा, तो आप क्या समझते हैं कि वो तहकीकाती कमेटी एक तो ये कि मकतूल की फैमिली को इंसाफ दिलाने में मददगार होगी, और दूसरा क्या वो इस MLO के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कोई कार्रवाई का हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे? ये मेरा ख्याल है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो भी कार्रवाई करनी है वो पुलिस सर्जन ने करनी है, डॉक्टर सुमैया ने करनी है, वो इस वक्त सस्पेंड है डॉक्टर उसामा, जो भी महकमा जाती कार्रवाई है डेफिनेटली वो करें। लेकिन इसमें अगर जुडिशल कमीशन की जिस तरह से बात हो रही है और फड़ियाल तालपुर साहिबा के कहने के ऊपर वज़ीर आला सिंध को जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मुमकिन है इस हवाले से आए कि उसे जो है वो नौकरी से फारिग किया जाए, उसे जो है सज़ा भी इसमें जो है मिलनी चाहिए। ये जो कमेटी है डेफिनेटली ये टीम है, इसे कमेटी भी नहीं कहेंगे हम, ये इन्वेस्टिगेशन टीम है। इसने तो बेसिकली ये पता चलाना है कि जो अब मेडिकल बोर्ड की जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स के बाद जब ये कंपाइल होकर एक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाएगी, इसकी बुनियाद पर और जो भी तफ्तीश के दीगर तरीके हैं जिसमें फॉरेंसिक साइंस है, जिसमें बैलिस्टिक सपोर्ट है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो असल कातिल तक पहुंचे। इस केस को जो इस वक्त तक एक मुअम्मा बना हुआ है, एक अंधा कत्ल है, ये जो है ये क्लियर हो जाए। देखिए इसमें अभी तक जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पिस्तौल नहीं मिला है जो आले कत्ल है, और जो वीडियो CCTV फुटेजेस जो सामने आती रही उसमें ये नज़र आ रहा है कि वो अपने किचन से अपने ही गार्ड का पिस्तौल लेकर निकल रहा है। तो मैं भी कि वो तो डू एंड डाई की सूरत में गया था कि भाई जिन्होंने भी बुलाया है आज अगर उन्होंने धमकी दी हुई जान से मारने की तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, मारूंगा या मर जाऊंगा। अब उसके ही पिस्तौल से अगर ये फायर हुआ है तो वो पिस्तौल सामने आना चाहिए जिनके भी पास है। वो खोल जो 7 दिन के बाद मौके से पुलिस बरामद करने में कामयाब हो गई है, और उसके ऊपर भी ये है कि जनाब वो जला हुआ है क्योंकि वहां पर उसकी तलाश के लिए झाड़ियों को जलाया गया था, तो उनमें वो खोल भी जो जल गया है। अब उसकी जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी वो कितनी जो है वो मैच करती है, उसके बाद ही जो है वो चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये सारे चैलेंजेस जो है वो नई टीम के सामने होंगे, मुमकिन है, और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल का सुराग लगाना जो है वो इस वक्त निहायत इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त तहकीकाती कमेटी भी इस पर सारा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे तुर्क कंपनी की पाकिस्तान के समंदरों में ड्रिलिंग का आगाज़ और मुल्क में नई सरमायाकारी की खुशखबरियाँ, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समंदरी हदूद में ऑफशोर ड्रिलिंग करने जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान में सरमाया आएगा। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। चौधरी मोहम्मद अकमल माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद है। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं ये जो बड़ी पेशरफ्त हुई है कि पेट्रोलियम जो टर्किश पेट्रोलियम है वो पाकिस्तान के समंदरों में ड्रिलिंग करेंगे और इससे पाकिस्तान में सरमाया आएगा, और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करने के हवाले से भी काम तेज़ कर दिया गया है। इस पर बताइएगा कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये?
देखें, बड़ी खुशाइंद बात है। ये 20 साल के बाद जो है ऑफशोर ड्रिलिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है टर्किश पेट्रोलियम के साथ। इंतहाई खुशी की बात है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है समंदर में जो है वो अभी तक तेल की एक्सप्लोरेशन का काम जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया था जिस तरीके से होना चाहिए था। तो ये मतलब एक अच्छा स्टेप है। तकरीबन 40 के करीब ब्लॉक्स हैं, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ब्लॉक है। और ज़्यादा ये जो हमारा इंडस बेसन है, 2 बेसन है टोटल हमारी समुद्री हदूद में, इंडस बेसन है और एक मकरान बेसन है। तो ये इंडस बेसन के 1-2 ब्लॉक्स में जो ये स्टार्ट कर रहे हैं ड्रिलिंग, तो उससे उम्मीद यही की जा रही है कि ना सिर्फ ये कि इसमें पेट्रोलियम के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त होंगे, बल्कि इसमें जो है वो LNG, जो कि आजकल ज़ाहिर है बहुत उसकी कमी महसूस की जा रही है शिद्दत के साथ, और हमारे यहाँ जो मेन फर्टिलाइज़र में उसका बहुत इस्तेमाल है। इसी तरीके से एनर्जी में तो डेफिनेटली है ही है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा ये वैल्यू एड ऑन करेगी। और उसके बाद मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये कि टर्किश पेट्रोलियम बल्कि दीगर जो मज़ीद ऑयल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, लोकल जो हमारी OGDC है या दीगर जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उनके साथ मिलके अच्छे वेंचर्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। और डेफिनेटली इससे हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा मुतवक्को है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़ी खुश आइंद बात है, लेकिन सर माजी में भी इस तरह की खुश आइंद खबरें तो कौम को सुनाई जाती रही हैं, लेकिन अमलन उस तरह से नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे माजी में 20 साल पहले जब आपने जिक्र किया तो उस वक्त की हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो कंपनीज बड़ी शाकी थी कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जाता। अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत या फैसला साज हैं वो इस हवाले से क्लियर हैं कि काम करना ही करना है? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ों को नहीं लिया गया। और जो इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट्स हैं डेफिनेटली वो ऑयल और पेट्रोलियम की ही प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने जब वो इम्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया बजाय इसके कि हम यहाँ पे अपने लोकली उन ज़खायर को जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें कुदरत ने समंदर दिए हुए हैं और उसमें सारी दुनिया जो है वो समंदरों में से जो है वो तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर रही है, तो हम लोग इसको क्यों एक्सप्लोर ना करें। शोबा वाकई नज़रअंदाज हो रहा था, लेकिन मौजूदा जो हमारी क़यादत है और ख़ासकर ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, मक्का एग्रीमेंट, जिसमें टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो दिफाई मुआहदे पे पहुंचे हैं। मक्का एग्रीमेंट जिसे कहा गया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी क़यादत में। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि इनका जोर जो है ना वो एनर्जी सेक्टर पे है। अब इसमें जो मजीद रोल अदा करना है वो हमारी SIFC ने अदा करना है, ताकि जो है वो जो बैरूनी इन्वेस्टर या यहाँ पे जो सरमायाकारी करना चाह रहे हैं उनको तमाम तर मौके जो है वो देना कि ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में चलते रहे। तो सब ये फरमाइएगा कि नई जो ऑटो पॉलिसी है उसके हवाले से अभी तक हुकूमत जो डेडलॉक ख़त्म नहीं कर पा रही। वजारत सनत ने अगरचे सर दरामदी गाड़ियों पर हिफाजती टैरिफ में 2030 तक 52% कमी तो कर दी है, लेकिन अभी भी जो नरमी दिखाई जा रही है वो मुजवज़ा टैरिफ जो कि वफाकी काबीना ने मंजूर किया था उससे 300% तक कम है। इस डेडलॉक को कैसे ख़त्म किया जाएगा सर? क्या हम इसी तरह से कुछ जो यहाँ कंपनीज हैं उनके हाथों खेलते रहेंगे? देखें, ये आपने बड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात की है कि जो गाड़ियों की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स हैं, और आजकल हमारे यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात की जाए या हाइब्रिड व्हीकल्स की बात की जाए, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। जिस तरीके से एनर्जी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, और उसमें डेफिनेटली ये जो लोकल माफिया है, 3-4 कंपनीज कुछ दहाइयों तक तो उनके बिल्कुल एक किस्म का उन्होंने कार्टेल बनाया हुआ था, किसी और को एंटर ही नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस स्टेटस को तोड़ा गया है। यहाँ पे चाइनीज़ और कोरियन कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई है और लोगों को अच्छी सहूलियात मैसर आई हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर इम्पोर्टेड व्हीकल्स की आप बात करें तो मैं खुद बजाते खुद ये इस चीज़ का हामी हूँ
हूँ कि हमारे यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और लोकली असम्बलिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उनको हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब वो पहले वाली बात बहरहाल नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि 2 या 3 कंपनियों की मोनोपोली है। आपने देखा होगा यहाँ पे कराची में भी काफ़ी मतलब डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अच्छा कंपटीशन दे रही हैं। तो उसमें अब जो है वो IMF की तरफ से थोड़ा सा दबाव है कि आप जो व्हीकल्स हैं या इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उनको जो है ड्यूटीज़ को जो है वो रिलैक्स करें ताकि वो आसानी से इम्पोर्ट हो सके। नो डाउट इससे जो है वो लोकली गाड़ियों की सेल के ऊपर भी असर पड़ेगा। हो सकता है गाड़ियां जो है वो मजीद सस्ती हो जाएं, लेकिन जिन्होंने फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या यहाँ पे जो गाड़ियां वो बेचना चाह रहे हैं, यहाँ पे अपनी मकामी सनत लगाना चाह रहे हैं, उनको जो है वो बड़ा डिस्करेजमेंट होगी। तो मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो सही तरीके से ही पॉलिसी को चलाया जा रहा है, जो ज्यादा इतना इसको नहीं इनकरेज किया जा रहा। अच्छा सर, आपने अभी SIFC का जिक्र किया, तो SIFC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में सर माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से भी बड़ी बात की जा रही थी। अब इस्लामाबाद में जो हमारे पाकिस्तान के मुकामी कीमती पत्थर हैं जिनमें हरे ज़ुमरद हों या लाल याकूत और मरजान, उनकी नुमाइश की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे पास इन कीमती पत्थरों का ख़जाना मौजूद है, हम वाकई ही इस पोजीशन में हैं कि इसको कैश करा सकें, आलमी मंडी में आलमी मियार के मुताबिक तैयारी करके वैल्यू एडिशन करके इनको बेच सकें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पोटेंशियल भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। स्वात की साइड पे चले जाएं, शांगला की साइड पे चले जाएं, वहाँ पे बड़े कीमती ये जो ग्रीन जिन पत्थरों की आपने बात की है, इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और SIFC जो है वो इस पर काफ़ी वर्किंग कर रही है और लोगों को, और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, अमेरिका बेस्ड हैं या इवन अभी जो नए हालिया मुआहदे के कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी ये पुरकशिश जो है ना वो जगहें हैं। यहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से बलूचिस्तान में जो गोल्ड के ज़खायर हैं, कॉपर के ज़खायर हैं, तो वी हैव गॉट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और अब अमेरिका की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन मामलात में की जा रही है और मजीद जो है वो दोबारा से उन्होंने काम जो है वो बलूचिस्तान में भी स्टार्ट कर लिया है ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से। तो आने वाले वक्तों में हमें लग रहा है कि SIFC का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के हवाले से, और इसमें मजीद जिद्दत नजर आएगी। बिल्कुल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन किस तरह से कैश करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग जो है उसकी भी ज़रूरत है। अब ये बताइएगा मुझे कि आलमी मंडी में सोने की कीमतें जो हैं वो बड़े मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रही हैं। पाकिस्तान में सोना महंगा तरीन चल रहा है, तो क्या लगता है आपको ईरान अमेरिका वॉर भी अब जाहिर है इख्तिताम तक पहुँचने वाली है, मुज़ाकराती अमल भी जारी है, तो क्या लगता है सोने की कीमतें जो हैं वो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कम होंगी? नहीं, सोने की कीमतें पिछले 2-3 दिन में तो $4,000 पर आउंस था इनफैक्ट, तो $4,350 पर आउंस का हो गया है। तो इस वक्त जो ट्रेंड है इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड की अगर बात की जाए, सिल्वर की बात की जाए, तो वो अपवर्ड है। पिछले दिनों में हमने देखा कि तकरीबन 3,900 तक भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने जो है वो स्लो या इसको कम बनाया है। लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूँ शायद 4,25,000 रुपए पर तोला तक आ गया है और अब जो है वो तकरीबन 4,55,000 रुपए फी तोला हो गया है। और डेफिनेटली इसका जो ताल्लुक है वो ईरान अमेरिका वॉर से है। देखें जैसे ही वहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है कि थोड़ा से पीस की तरफ मामलात जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में अभी आइंदा 3-4 साल में इसमें कोई बिल्कुल ठहराव आएगा। मेरे ख्याल में जो है वो अभी मज़ीद ये हल्की फुल्की जो है वो झड़पें वगैरह इनकी चलती रहेंगी। तो उस सूरत हाल में बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना कि गोल्ड या ऑयल की मार्केट किस तरह बिहेव करेगी ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर फौरी तौर पर ट्रेंड देखा जाए तो वो ये नज़र आ रहा है कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो मार्केट में डिक्लाइन की तरफ है और गोल्ड जो है वो एक मरतबा फिर गोल्ड और सिल्वर दोनों इनफैक्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। अब आने वाले वीक में हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो इस तसलसल को बरकरार रखती है या फिर कोई खबर आती है या डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कोई बयान आता है और उसके बाद मार्केट एक मरतबा फिर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन ले लेती है। तो लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा गोल्ड की कीमतों में कमी होगी। $4,000 पर आउंस से नीचे का जो है वो बहरहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या तसलसल कायम होता है और गोल्ड की कीमतें जो है वो किस हद तक नीचे आती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मोहम्मद अकमल, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।